हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और ये जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे ये हम पवन सीरीज से ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि आवर्चिन और उचित का क्रमशः विलोम क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आवर्चिन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन और उचित का जो विलोम होता है वो होता है अनुचित। अगला जो प्रश्न है कि अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि आप कह सकते हो, यहाँ पे समानार्थक का मतलब पर्यायवाची भी होता है। तो अग्नि का जो हो जाएगा अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है। अमृत का अगर हम बात करें तो पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, सोम भी होता है, ठीक है। और गणेश का अगर हम बात करें लंबोदर, विनायक, गणपति, ठीक। तो ये क्या हो गए अग्नि, अमृत, गणेश के दो समानार्थक। तो यहाँ पे 3 हो गया, बट कोई नहीं, लिख सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हो। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता के कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। तो शब्द एवं पद से आप क्या समझते हो। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अंश एवं अंश में अंतर लिखिए। देखिए, अंश एवं अंश में अंतर लिखना है, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं अंश और अंश, इन दोनों में आप देख रहे हो कि सेम वो जा रही है। तो यहाँ पर एक अंश का जो मतलब होता है वो होता है कंगा और एक अंश का जो मतलब होता है वो होता है भाग, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम है। तो अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम है। तो देखिए, अज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा विज्ञ और उन्मुख का जो होगा वो हो जाएगा विमुख। यानी अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम होगा विज्ञ और विमुख। अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का जो पर्यायवाची हो जाएगा मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। विटप का जो पर्यायवाची होगा तरु, पेड़, वृक्ष। और अगला जो प्रश्न है कि श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है। तो श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिडक्टेशन कहा जाता है, ठीक है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है और अध्यापक बोलता जाता है। तो इस तरीके से बस इतना याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और इनका जो सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो जो लिखने की तीव्रता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। अगला जो आपका प्रश्न है कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो क हलंत प्लस श को मिलाकर 6 वर्ण का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं और ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिस तरीके से इंग्लिश में कौशल स्किल्स होते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसन, तो इसी प्रकार हिंदी में भी होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है ध्वनि क्या है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। अगला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। तो ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ई, री, ए, ओ, औ, ये कुल क्या होते हैं 11 स्वर होते हैं। यानी स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट
मुंह से निकलता है वह स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि व्यंजन किसे कहते हैं। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनस्फुरित यानी सिंपल कह सकते हो कि ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं रहता है, जो उच्चारण करने में स्थानों को स्पर्श करती है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जिसमें आपका क से लेकर जितने भी म यहाँ भ तक ही दिया है, म तक पूरा आ जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है आपके जो म होता है वो आपका नासिका होता है। ठीक है, यहाँ क से लेकर भ तक ही रहेगा। ठीक, जो लास्ट वाला रहता है वो नहीं होता है, क्योंकि जो लास्ट के चारों वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नासिका होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन में क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ देख सकते हो, न नहीं है, ध, प, फ। ठीक, तो इस तरीके से ये जितने भी वर्ड है ये क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी इसका सिंपल परिभाषा होती है कि जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, जैसे च, छ, ज, झ, ये क्या है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, जैसे न्य, य, ड, न, म। तो इस तरीके से यानी जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, वो अनुनासिक होता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। आ, ई, उ, ऊ, री, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं। सिंपल आप याद कर सकते हो, लुंठित वर्ड किसे कहते हैं। तो इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, र। ठीक है, तो ये जो लुंठित वर्ड है वो र है। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। इनके बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, वो अर्ध स्वर कहलाते हैं, जैसे य, व। अगला प्रश्न है कि अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम है वर्णमाला। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। भाव तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है। तो भाव और विचारों का माध्यम भाषा ही है। अगला प्रश्न है कि मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है। तो मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का माध्यम जो है वो मौखिक भाषा ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो लिखित भाषा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। यानी ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिशिष्ट। अगला प्रश्न है कि भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो भाषा की 4 दक्षताएं पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के जो रूप हैं वो 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें जो होती है वो भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न लिपि क्या है। यादृच्छिक वर्ड प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में अस्थायित्व प्रदान करे, लिपि कहलाती है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके
एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर, ये बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, तो उसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिपि क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, मात्र 2 से 3 लाइन ही याद है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद हो जाते हैं ना, तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं याद होता है, तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में इतना ही लिख दोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। इसलिए आप ये जितने भी शॉर्ट है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। अगला जो प्रश्न है कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था पर्यायवाची या समानार्थी। अगला जो प्रश्न है कि कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, तो कृष्ण का पर्यायवाची जो है वो है जनार्दन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं, ठीक है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं। अवार्चिन और उचित शब्द का विलोम, अवार्चिन का नवीन, ठीक है, और उचित का अनुचित। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने शुरू में देखा था अवार्चिन का जो होता है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे प्राचीन होगा, ठीक है। अवार्चिन का जो हो जाता है वो होता है प्राचीन, यहाँ पे नवीन दिया है, और उचित का जो होता है वो होता है अनुचित। अभी जस्ट हमने शुरू में डिस्कस किया था, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए, तो यश तथा भास्कर के जो हो जाते हैं कृति, ठीक है। और उसके बाद देखिए भास्कर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज। अगला जो प्रश्न है कि तुकांत शब्द क्या है। तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षर तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, झंडा, अंडा, पंडा, झंडा, डंडा, कंडा। यानी तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता मतलब पाई जाती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, झंडा, अंडा, पंडा, ये सभी क्या हो जाते हैं, तुकांत। अगला प्रश्न है कि अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समूह यानी समान उच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान, लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या है, डिफरेंट। एक अंश का जो अर्थ होता है भाग होता है और एक अंश का जो अर्थ होता है वो कंधा होता है। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग जो है इस तरीके से, यानी कम समय देने के लिए अल्प विराम का हम सिंपल, जैसे कि राम को जगाओ कॉमा मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो, यानी हम कम रुकने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अगला जो प्रश्न है कि लेखन के प्रकार बताइए, तो लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। अगला जो प्रश्न है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है वो लेखन कहलाता है। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए, तो लेखन शिक्षण की जो विधियां है जो जैकवार्टर, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही कम क्वेश्चन है, बट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इतना ही याद कर लो तो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास एंड 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।